चलो बेटा, हमने क्या शेड्यूल 3 चालू किया था। फॉर्मेट बताया था मैंने आपको कि देखो, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल बोलेंगे, यहाँ पी एंड एल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। ये दोनों किस फॉर्मेट में बनते हैं, शेड्यूल 3 का फॉर्मेट। अच्छा, पार्ट 1 में किसका फॉर्मेट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का, और पार्ट 2 में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। दोनों के फॉर्मेट दे रखे हैं, दोनों फॉर्मेट में हमको क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा बेटा, फाइनल अकाउंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बनाना बाद में सीखेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि देखो, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन कंपनी ने अच्छा किया है, लोगों के सामने अच्छा प्रेजेंट करना है। क्यों? क्योंकि पब्लिक कंपनी है। एक प्रोपराइटरशिप बिजनेस और पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर ही अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो उनको किसी को बताने की जरूरत नहीं होती, वो कैसे भी बनाए उनको समझ में आएंगे। लेकिन कंपनी जब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाएगी तो बताओ क्या करना पड़ेगा, कंपनी को अपने फाइनल अकाउंट्स कैसे बनाना चाहिए ताकि लोग उस पर क्या कर सके, अंडरस्टैंडिंग कर सके, लोगों को वो अकाउंट्स क्या हो, फटाफट बोलो, समझ में आए। और समझ में कब आते हैं, जब आप क्या करो, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखो। क्लियर है कि नहीं, लोगों को समझ में आना जरूरी है। इसके लिए इन्होंने जो फॉर्मेट था असेट्स का, लाइबिलिटी का, वो थोड़ा सा चेंज किया है। सबसे पहले जो हमारी असेट हम बैलेंस शीट में अलग अलग नाम से लिखते थे, उन सारे नाम को खत्म करके केवल 2 नाम ही दिए हैं असेट्स के। असेट केवल 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? असेट्स को हम केवल 2 पार्ट में बांट देंगे, करेंट और नॉन करेंट। लोगों को समझ में आना चाहिए, नॉन करेंट असेट्स मतलब वो असेट जो 12 महीने से ज्यादा तक बिजनेस में रहेंगी, और करंट असेट्स मतलब वो असेट जो विद इन 12 मंथ में कैश में क्या हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। दैट असेट इज करंट असेट्स। सेम बेटा लाइबिलिटीज पहले इस तरह से दिखाते, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, डिफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, प्रेजेंट करंट लाइबिलिटी, प्रोविजन, ढेर सारे प्रोविजंस होते थे। इसको भी हटा करके उन्होंने केवल 4 चीजें ही लिखी हैं। अभी मैं केवल आपको 3 आइटम बताऊंगा, चौथा बाद में बताऊंगा। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, शेयर होल्डर फंड, करेंट लाइबिलिटी और नॉन करेंट लाइबिलिटी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? क्लियर। एक और होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, मतलब एप्लीकेशन आई है लेकिन अभी हमने अलॉटमेंट नहीं किया, मतलब केवल एक ही एंट्री हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, लेकिन दूसरी एंट्री अभी नहीं हुई है। कौन सी? अलॉटमेंट वाली जो आपने पढ़ रखी, कौन सी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये वाली एंट्री नहीं हुई। सोचो, अगर बिजनेस में एक ही एंट्री डाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बस, तो फिर इस केस में बैलेंस शीट में शेयर एप्लीकेशन अकाउंट आ जाएगा कि नहीं? क्योंकि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। क्लोज कब होता है? जब हम दूसरी एंट्री डालते हैं, कौन सी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान लो ये वाली एंट्री नहीं हुई, मतलब अलॉटमेंट अभी हुआ ही नहीं है, शेयर्स अलॉट नहीं हुए, केवल एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, तो फिर बैलेंस शीट में एक हेड और बन जाता है जिसको बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। मतलब टोटल मिला के कितने हेड हो जाते हैं बेटा? 4। क्या ये सबको समझ में आया कि नहीं? क्लियर हुआ? तो ये तो हो गए बेटा कुछ चेंजेस कि हम बैलेंस शीट को किस तरह से लिखेंगे। कुछ चीजों के नाम बदल दिए हैं। नाम बदल दिए मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान रखेंगे आप सारे बच्चे, पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटी को पुरानी बैलेंस शीट में बोलते थे सोर्सेस ऑफ फंड, लेकिन आप किस नाम से बुलाते हैं? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। जैसे आप लिखते थे बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लाइबिलिटी, वैसा यहां लिखा जाता है इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्लियर है कि नहीं? पहले बोलते थे एप्लीकेशन ऑफ फंड, असेट्स को बोलते थे एप्लीकेशन ऑफ फंड, लेकिन अब असेट्स को हम असेट्स ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? असेट्स। दूसरा, कैश एंड बैंक बैलेंस को कैश एंड बैंक बैलेंस नहीं लिखा जाता, यहां पर लिखा जाता कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड बैंक बैलेंस क्या किस नाम से लिखोगे बैलेंस शीट में? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। प्रॉफिट एंड लॉस को पी एंड एल नहीं लिखना, क्या लिखेंगे? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल। डेटर को ट्रेड रिसीवेबल लिखेंगे, क्रेडिटर को ट्रेड पेबल लिखेंगे, और जो हमारी पी एंड एल का बैलेंस बच गया प्रॉफिट डिविडेंड डिविडेंड बांटने के बाद, जिसको हम रिटेन अर्निंग बोलते थे, उसको सरप्लस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलेंगे। क्या ये बात दिमाग में गई कि नहीं? कुछ चीजों के नाम बदल गए हैं बेटा, ध्यान रखना। दैट नेम इज ओल्ड नेम। पुराने समय में बैलेंस शीट में ये इस नाम से आते थे। क्या ये बात समझ में आई? पुराने समय में किस नाम से आते थे? इस नाम से आते थे। ये ओल्ड है और ये क्या है? फटाफट बोलो, न्यू है। ये क्या है? फटाफट बोलो, न्यू है। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं?
तो दैट नेम इज ओल्ड नेम और दैट नेम इज न्यू नेम। अब हम इस नाम से लिखाएंगे। बेसिकली आपके काम की चीज क्या है, तो आपको याद रखना है कैश एंड बैंक बैलेंस को आप किस नाम से लिखोगे बैलेंस शीट में, आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। डेटर्स को हम किस नाम से लिखेंगे, ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिटर को किस नाम से लिखोगे, ट्रेड पेबल के नाम से। बात समझ में आई कि नहीं? एनी डाउट? देयर आर न्यू नेम फॉर योर बैलेंस शीट्स। दूसरी चीज, टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट नहीं बनेगी। टी फॉर्मेट मतलब जैसा अभी तक आप बैलेंस शीट बनाते थे उस फॉर्मेट को बोलते थे हॉरिजॉन्टल फॉर्म। कौन सा बोलते थे? मतलब जो आपने अभी तक बैलेंस शीट पढ़ी है, पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे अकाउंट फॉर्मेट में, वो फॉर्मेट कहलाता है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट कहलाता है? लेकिन कंपनी की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट में नहीं बनेगी, इट इज रिमूव। पुराने समय में अलाउ थी बट अब अलाउ नहीं है, इट इज टोटली रिमूव, हटा दी गई इसको। तो फिर कौन सा फॉर्मेट होगा? ओनली वर्टिकल फॉर्मेट। कौन सा फॉर्मेट? वर्टिकल। कोई पूछता है कंपनी की बैलेंस शीट कैसे बनेगी, तो आप बोलना ओनली वर्टिकल फॉर्मेट इज अलाउ, केवल वर्टिकल फॉर्मेट अलाउ होगा। कौन सा फॉर्मेट अलाउ नहीं होगा बोलो? हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट अलाउ नहीं होगा। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा, बैलेंस शीट में सीधे हम लिख देते थे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डायरेक्ट लिख देते थे कि नहीं? अब बैलेंस शीट में ऐसा नहीं कर सकते। बैलेंस शीट के अंदर कोई भी चीज अगर हमको दिखाना है तो उसको हेड, सब हेड और सब हेड के फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगी। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? कैसा दिखाना पड़ेगा? पहले हेड दिखाओगे, फिर क्या दिखाओगे? उसका सब हेड, फिर सब हेड। बात समझ में आई कि नहीं? तो बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम डायरेक्टली नहीं जाएगा। सर ये हेड सब हेड कहां आएंगे? ये नोट टू द अकाउंट्स में, डिस्क्लोजर्स में आएंगे। फिर नोट टू द अकाउंट से वो कहां चले जाएंगे? बैलेंस शीट के अंदर। समझ में आ रहा कि नहीं? तो बैलेंस शीट के अंदर क्या दिखाना पड़ेगा बेटा? हेड, सब हेड और सब हेड। लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करूं कि भाई मेरे को बिल्डिंग दिखाना बैलेंस शीट में। क्या दिखाना है? बिल्डिंग। पहले तो बताओ बिल्डिंग क्या होती है, लायबिलिटी होती है कि असेट्स होती है? असेट्स होती है। तो अगर बैलेंस शीट में मेरे को असेट्स दिखाना है, बिल्डिंग को दिखाना है तो बिल्डिंग कैसे दिखाऊंगा? ये मेरी बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनेगी, टी फॉर्मेट में नहीं बनेगी। लाइक दैट अभी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहां मैं लिखूंगा असेट्स। क्या लिखूंगा पहले? तो असेट्स। अब बिल्डिंग कौन सी हेड के अंदर आएगी तो उसके हेड का नाम लिखना पड़ेगा। पहले तो हेड बनेगा उसका नॉन करेंट असेट्स। क्या बन गया? नॉन करेंट असेट्स। फिर उसका सब हेड बताना पड़ेगा, कौन से सब हेड में आएगी। तो से सब हेड नंबर 1 मैंने बनाया पीपीई। क्या बनाया? पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये क्या कहलाएगा? इसका सब हेड। हेड क्या है बेटा? नॉन करेंट असेट। सब हेड क्या है? पीपी। फिर इसका बनेगा नोट टू द अकाउंट्स। क्या बनेगा? तो एक नंबर दे देंगे इधर, नोट नंबर 1, और यहां लिखेंगे नोट नंबर 1, और यहां लिखेंगे इसका नाम पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और इस नोट के अंदर लिखूंगा मैं बिल्डिंग। से कितने रुपए की थी? 2 लाख रुपए की, तो 2 लाख रुपए यहां लिख दिया। फिर इस नोट का टोटल आएगा, तो ये 2 लाख आ गया, और फिर ये 2 लाख बैलेंस शीट के अंदर आएगा। मतलब बिल्डिंग नहीं दिखेगी, पीपीई दिखेगा। किसी को पता करना कि पीपीई में क्या है, तो पीपीई का नोट टू द अकाउंट्स देखना पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो बैलेंस शीट के अंदर कोई भी आइटम आएगा तो वो कैसा आएगा? हेड, सब हेड और सब हेड के नाम से आएगा। क्या ये बात दिमाग में गई कि नहीं? क्लियर? मतलब हम जैसे डायरेक्टली लिखते थे बैलेंस शीट, जैसे पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे या किसी भी चीज की बैलेंस शीट बनाते थे, सोल प्रोप्राइटर की, तो डायरेक्ट लिख देते थे। हमको कोई मतलब ही नहीं होता था कि क्या चीज है क्या नहीं है। बैलेंस शीट लिखी, टैली की, काम खत्म हो गया। यहाँ ऐसा नहीं होगा, आपको हर एक चीज का नोट बनाना पड़ेगा, नोट बना के बैलेंस शीट में पहुंचाना पड़ेगा। क्लियर है कि नहीं? और वो उसी नाम से जाएगा जिस नाम से शेड्यूल 3 बोलेगा। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? बनेगा कि नहीं? तो ये कुछ इस तरह के हेड और सब हेड डिसाइड होंगे, ध्यान रखना। तो बैलेंस शीट में कोई भी आइटम कैसा आएगा? हेड, सब हेड और, मतलब अगर मेरे को बैलेंस शीट में किसी भी चीज को दिखाना है तो सबसे पहले मैं किसको दिखाऊंगा? उसके हेड को। किसको दिखाऊंगा बेटा? उसके हेड को। और फिर किसको दिखाऊंगा? उसके सब हेड को। मतलब बैलेंस शीट के फॉर्मेट में सबसे पहले क्या आएगा?
इक्विटी एंड लाइबिलिटी ये दो पार्ट हो गए वर्टिकल फॉर्मेट में। इक्विटी एंड लाइबिलिटी मतलब लाइबिलिटी वाला साइड, असेट्स मतलब असेट वाला पार्ट। क्लियर है कि नहीं? असेट का टोटल और इक्विटी और लाइबिलिटी का टोटल कैसा होना चाहिए? सेम आना चाहिए। कैसा आना चाहिए बेटा? सेम आना चाहिए। क्या ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? क्लियर। दूसरी चीज, अब इनके हेड और सब हेड बताना पड़ेंगे। अब हेड और सब हेड की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले इक्विटी एंड लाइबिलिटी के हेड लिख लो। इक्विटी और लाइबिलिटी के हेड कितने हो गए? 4। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कितने हेड होंगे बेटा? 4। नोट डाउन करो, 4 हेड होंगे बेटा हमारे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में। देयर आर 4 हेड इन इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में कितने हेड होंगे बेटा? 4। कौन कौन से? पहला हेड का नाम क्या लिखोगे? शेयर होल्डर फंड। पहले हेड का नाम क्या होगा? शेयर होल्डर फंड। दूसरे हेड का नाम क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। देयर आर सेकेंड हेड। थर्ड हेड होगा बेटा आपका नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी। और फोर्थ वन कौन सा होगा बेटा? करेंट लाइबिलिटी। मतलब कुल मिला के कितने हेड हो गए? 4। सीक्वेंस यही रहेगा। मतलब सबसे पहले किसको लिखोगे? शेयर होल्डर फंड को। फिर किसको लिखोगे? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट को। फिर किसको लिखोगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी। और सबसे लास्ट में करेंट लाइबिलिटी। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि आप आड़ा टेढ़ा लिख दो, कहीं भी कुछ भी लिख दो। जो सीक्वेंस है वो फिक्स रहेगा। सेम असेट के 2 हेड होंगे, हमेशा याद रखेंगे। असेट के कितने हेड होंगे बेटा? 2। अच्छा, इनको क्या बोलोगे? हेड ऑफ द बैलेंस शीट। क्या बोलोगे इनको? हेड ऑफ द बैलेंस शीट। असेट में 2 हेड होंगे, बताओ कौन कौन से? नॉन करेंट असेट्स और करेंट असेट्स। क्लियर है कि नहीं? तो 2 हेड किसके अंदर आएंगे बेटा? असेट्स के अंदर। और कितने हेड लाइबिलिटी में आएंगे? 4। मतलब अगर इसको मैं बैलेंस शीट में लिखूं अभी, इतने हिसाब से बैलेंस शीट बनाओ, जितना हमने पढ़ा उसकी बैलेंस शीट बनाओ। तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी देखते हैं। जितना हमने पढ़ा उसकी अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो लाइक दैट, ये हमारी बैलेंस शीट होगी। बैलेंस शीट आपको इस तरह से बनाना है। यहां लिखोगे पर्टिकुलर, यहां लिखोगे नोट नंबर। क्या लिखोगे बेटा? नोट नंबर। और यहां आएगा अमाउंट। क्या आएगा? अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस शीट का पार्ट ए बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे इक्विटी एंड लाइबिलिटी। क्या नाम रखेंगे इसका? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? और इक्विटी एंड लाइबिलिटी के हेड आएंगे। तो पहला हेड का नाम मैंने क्या नाम दिया है? सारे बच्चे बताओ। शेयर होल्डर फंड। तो सबसे पहले शेयर होल्डर फंड लिखेंगे, जो भी होगा। शेयर होल्डर फंड के बाद क्या बताया मैंने? फटाफट बोलो। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं? तो हम ये लिख देंगे, ये हमारा दूसरा पार्ट हो जाएगा। फिर क्या लिखोगे? सारे बच्चे बताओ। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी हो गया। फिर क्या आएगा? थर्ड हेड क्या है इसका? नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख देंगे। ये हमारा थर्ड हेड हो जाएगा। फोर्थ हेड कौन सा लिखोगे इसका? करेंट लाइबिलिटी। तो ये हमारी करेंट लाइबिलिटी हो जाएगी। और यहां लग जाएगा बेटा टोटल। यहां क्या लग जाएगा? टोटल। तो ये हमारी कौन सी साइड का टोटल आ जाएगा बताओ? टोटल ऑफ ए, मतलब हमारी लाइबिलिटी साइड का टोटल। कौन सी साइड का टोटल? लाइबिलिटी साइड का। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? कितने हेड आए बेटा? सारे बच्चों को हेड याद हुए कि नहीं हुए? पहले तो ये बताओ।
पक्का? कितने हेड आए बेटा? 4। कौन कौन से? शेयर होल्डर फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी और टोटल आ जाएगा हमारा। क्लियर है कि नहीं? अभी बैलेंस शीट खत्म नहीं हुई, अब इसके नीचे क्या चालू होगी बेटा? असेट। सेकंड पार्ट इसका बैलेंस शीट का पार्ट 2 असेट्स, यहां लिखेंगे बी और बी का हेडिंग डाल देंगे असेट्स कि अब मैं यहां असेट लिख रहा हूं। और असेट के कितने हेड हैं बेटा? 2। कौन कौन से? नॉन करेंट और करेंट। तो यहां लिख देंगे एक तो नॉन करेंट असेट्स और दूसरा हेड कौन सा है बेटा हमारा? करेंट असेट्स। इसका टोटल लगा लेंगे बेटा। तो आपको पता है, बताओ टोटल ऑफ ए और टोटल ऑफ बी कैसा आना चाहिए? बोलो। इक्वल। हमको पता है असेट साइड का टोटल और लाइबिलिटी साइड का टोटल सेम होता है कि नहीं? तो बस ये टोटल दोनों बराबर आना चाहिए। ये फॉर्मेट कहलाता है वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। क्या कहलाता है बेटा? वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट। अभी हमने केवल क्या पढ़े हैं बताओ इस बैलेंस शीट में? हेड पढ़े कि सब हेड पढ़े हैं? हेड। दैट इज अ हेड ऑफ बैलेंस शीट। याद रहेगा? एनी डाउट? तो हमको बैलेंस शीट में हेड लिखना आ गए। अब हम बात करेंगे सब हेड की। किसकी बात करेंगे बेटा? सब हेड। इसके बाद बैलेंस शीट में आते हैं सब हेड। सब हेड मतलब बेटा वो हेड किन चीजों का टोटल होगा, मतलब शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज ऐड होगी उसको हम बोलेंगे सब हेड। क्या बोलेंगे उसको? सब हेड। किसके अंदर? जैसे शेयर होल्डर फंड, तो शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आएगा? शेयर होल्डर फंड का मतलब क्या क्या है? नॉन करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? करेंट लाइबिलिटी का मतलब क्या है? उसके अंदर क्या और आएगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब हेड। तो एक एक करके इनके सब हेड को डिस्कस कर लेते हैं ताकि बात हमको समझ में आ जाए कि सब हेड के अंदर क्या क्या चीज आने वाली है। तो सबसे पहला सब हेड हम डिस्कस करने वाले शेयर होल्डर फंड। क्या पढ़ने वाले हैं? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड 3 चीजों का टोटल होगा। शेयर होल्डर फंड कितने आइटम का टोटल होगा बेटा? 3। कौन कौन सा? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और लास्ट वन इज मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इन 3 चीजों का टोटल होगा। इन तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? 3 चीजों को टोटल लगा दो तो कौन सा फंड आ जाता है? सारे बच्चे जोर से बताएंगे कौन सा? शेयर होल्डर फंड। अच्छा, ये 3 आइटम शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, ये क्या कहलाएंगे? सब हेड। क्या कहलाएंगे? सब हेड। किसके? शेयर होल्डर फंड के। किसके बेटा? शेयर होल्डर फंड के। तो 3 सब हेड हो गए बेटा इसके। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। इन तीनों का टोटल लगाओगे तो कौन सा फंड आपको मिल जाएगा? शेयर होल्डर फंड मिल जाएगा। कौन सा फंड मिल जाएगा बच्चों? शेयर होल्डर फंड। इट इज वेरी इजी, ध्यान रखना। क्लियर है कि नहीं? नाम याद करना पड़ेंगे हमको ये सब। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट बनेगा? तो ये सब हेड किसके हो गए बेटा? शेयर होल्डर फंड के। क्लियर? सेम सब हेड किसके होंगे बेटा? करेंट और नॉन करेंट लाइबिलिटीज के। सेम सब हेड किसके होंगे? करेंट असेट्स और नॉन करेंट असेट्स के। क्लियर हुआ कि नहीं? तो बैलेंस शीट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो इसके बाद हमारी आती है बेटा नॉन करेंट लाइबिलिटी। नॉन करेंट लाइबिलिटी डिवाइडेड इन 4 पार्ट। नॉन करेंट लाइबिलिटी 4 चीजों का टोटल होगी। क्या क्या आएगी? पहला आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या है? तो आप बोलोगे इट इज अ सब हेड। किसका सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग? नॉन करेंट लाइबिलिटी का। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, सर ये होती क्या है? हम पढ़ेंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं, सबके बारे में डिस्कशन करेंगे अपन। क्लियर है कि नहीं? बट अभी केवल हेड सब हेड याद करना है आपको। उसके बाद मैं एक एक पॉइंट आपको समझा दूंगा कि कौन सी चीज क्या होती है। क्लियर? तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग आएगी, प्लस क्या जोड़ दोगे इसमें? डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी। क्या जोड़ दोगे साथ में? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या जोड़ देंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी भी बोल सकते हो आप। अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी लिख लो तो भी चलेगा। क्लियर है कि नहीं? तो अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी बोलूं या अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बोलूं, बात एक ही है।
टोटल लगा लो इन चारों का, बताओ इन चारों का टोटल लगाने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? नॉन करेंट लाइबिलिटी की। किसकी आएगी? नॉन करेंट लाइबिलिटीज की। बात समझ में आएगी नहीं? एनी डाउट? कुछ पूछना है बेटा? इन चारों चीजों का टोटल क्या होता है? नॉन करेंट लाइबिलिटी होता है। इट इज वेरी वेरी इजी। तो ये चार सब हेड किसके हो गए बेटा? शेयर होल्डर फंड में तीन सब हेड थे, बताओ कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। और नॉन करेंट लाइबिलिटी में चार, कौन कौन से? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म प्रोविजन और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी या अदर नॉन करेंट लाइबिलिटी। समझ में आया कि नहीं? अब करेंट लाइबिलिटी का इसी से याद रख सकते हो, करेंट लाइबिलिटी का इसी से याद रख सकते हो। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग बन जाएगा वहां पर शॉर्ट टर्म बोरोइंग। क्या बन जाएगा? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ध्यान से सुनते जाना। लॉन्ग टर्म बोरोइंग क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म प्रोविजन बन जाएगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या बन जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बन जाएगी अदर करेंट लाइबिलिटी। क्या बन जाएगी? अदर करेंट लाइबिलिटी। बात समझ में आई कि नहीं? बस ये डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी की जगह वहां आ जाएगा ट्रेड पेबल। क्या आ जाएगा बेटा? ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब करेंट लाइबिलिटी में भी चार सब हेड होंगे। कौन कौन से होंगे? फटाफट बोलो। करेंट लाइबिलिटी के चार सब हेड कौन कौन से हो गए? बोलो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग को जोड़ लो, ट्रेड पेबल जोड़ लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन जोड़ लो और अदर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी या अदर करेंट लाइबिलिटी ऐड कर लो। क्या आ जाएगा बेटा? आपका करेंट लाइबिलिटी का टोटल। सर ये क्यों हमको याद करना? ये इसलिए याद करना क्योंकि रेशो में आपको ये सब टोटल पता करना पड़ेंगे कि किस में क्या जुड़ेगा। तो ये बैलेंस शीट के हिसाब से ही बनेंगे। समझ में आएंगे नहीं? तो हमारा एक टॉपिक है रेशो, जिसके अंदर हमको ये सब निकालना पड़ते हैं। शेयर होल्डर फंड की वैल्यू कितनी आएगी, करेंट लाइबिलिटी में क्या ऐड होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं? एनी डाउट? तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, शॉर्ट टर्म प्रोविजन और अदर करेंट लाइबिलिटी लिख लो, सबसे अच्छा रहेगा। क्लियर है कि नहीं? इन चारों का टोटल लगा दें तो क्या आ जाएगी बेटा मेरी? करेंट लाइबिलिटी। इट इज टू इजी। याद रहेगा कि नहीं? तो अब बताओ बेटा, टोटल मिला के तीन सब हेड वहां थे, चार और चार आठ ही हो गए। टोटल मिला के 11 सब हेड हो गए। कितने हेड हो गए बेटा? 11। 11 सब हेड लाइबिलिटी साइड में हो गए। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब 11 नोट टू द अकाउंट्स तो केवल किसके बनेंगे? लाइबिलिटीज के। नोट टू द अकाउंट हेड के नहीं बनते। नोट टू द अकाउंट हमेशा किसके बनते हैं? सब हेड के बनते हैं। याद रहेगा? एनी डाउट? इसके बाद अगर हम बात करें बेटा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, तो उसके बाद आती है बेटा हमारी नॉन करेंट असेट्स। कौन सी बेटा? नॉन करेंट। नॉन करेंट असेट्स में एक चीज नाम चेंज कर लेना। फिक्स असेट का नाम फिक्स असेट नहीं लिखना है, अब आपको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखना है। क्या लिखना है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिक्स असेट का नाम चेंज हो गया है, कंपनीज एक्ट ने चेंज कर दिया है। बोलते फिक्स असेट को फिक्स असेट नहीं बुलाएंगे, फिक्स असेट को क्या बुलाएंगे? नॉन करेंट लाइबिलिटी बुलाएंगे। रख लो अब नीचे। क्या ये बात समझ में आई? पीपी बुलाएंगे। क्या बुलाएंगे बेटा? पीपी। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो फिक्स असेट को हम पीपी बुलाएंगे, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और क्या आएगा? सारे बच्चे बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अलावा और क्या आएगा? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट, डेफर्ड टैक्स असेट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। कितने हो गए टोटल मिला के? 5। कितने हो गए? 5। सारे बच्चों को याद रहेगा? किस नाम से बुलाओगे? पीपी। पीपी मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। दूसरा क्या बोला? नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। फिर क्या बोला? डेफर्ड टैक्स असेट। फिर क्या बोला? लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। और लास्ट वन कौन सा है? अदर नॉन करेंट असेट्स। क्लियर है? एनी डाउट? इसके अलावा और भी हैं जो नए जुड़ गए हैं।
एक इंटैंजिबल असेट्स, क्या आएगा फटाफट बोलो, इंटैंजिबल असेट्स। क्लियर? किस नाम से लिखोगे? इंटैंजिबल असेट्स। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, क्या बोलोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। और एक इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। लिख लो पीपी के नीचे ही इंटैंजिबल असेट्स, एक तो इंटैंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, और मैंने क्या बोला, एक और फटाफट बोलो, इंटैंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट। क्लियर है कि नहीं? तो अंडर डेवलपमेंट कुल मिला के अब देखो तो कितने हो गए बेटा? 8। 8 सब हेड किसके हो गए हैं बोलो? नॉन करेंट असेट्स। पहले क्या था, पुराने समय में फिक्स असेट के सब हेड हुआ करते थे, बट अब उन्होंने सब हेड हटा दिए और उसको हेड ही बना दिया। क्या बना दिया बेटा? हेड। क्या ये बात समझ में आ गई? कौन कौन से हेड हो गए सारे बच्चे बताओ? पीपी, जल्दी बोलो, पीपी, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस और अदर नॉन करेंट असेट्स। और इसके अलावा अगर बिजनेस में इंटैंजिबल असेट है लाइक गुडविल वगैरह, तो वो इंटैंजिबल असेट में लिखना पड़ेंगी। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब जैसे बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, अभी बिल्डिंग बन के तैयार नहीं हुई, तो वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आता है। सॉफ्टवेयर आप बनवा रहे हो, अभी सॉफ्टवेयर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो वो इंटैंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाता है। इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे अलग से, बट हाँ ये सब हेड है। ये सब क्या है बेटा? सब हेड है। आप याद रहेगा? एनी डाउट? कुछ पूछना है? अब यहीं से हम कुछ करेंट असेट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? करेंट असेट के सब हेड की बात कर लेते हैं। ध्यान से सुनना, करेंट असेट के सब हेड। जैसे यहां नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है, तो वहां पर क्या आ जाएंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट। कुछ चीजें तो यहीं से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वहां जाके क्या बन जाएंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट। यहां लॉन्ग टर्म लोन से एडवांस था, वहां क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस हो जाएगा। यहां अदर नॉन करेंट असेट्स थी, अदर करेंट असेट्स हो जाएगी। अनुष्का बेटा, आईटीए मतलब इनटैंजिबल असेट्स, इनटैंजिबल असेट्स। हाँ मैं क्या बोल रहा था आपसे, इधर अदर नॉन करेंट असेट्स क्या बन जाएंगी? अदर करेंट असेट्स। ये तीन तो यही हो गई, तीन चीजें जो बचपन से पढ़ते आए हो करेंट असेट्स में। एक तो स्टॉक, स्टॉक को करेंट असेट में लिखते थे कि नहीं? यहां स्टॉक की जगह लिखेंगे इन्वेंट्री। एक डेटर होते थे, डेटर को यहां बोलेंगे ट्रेड रिसीवेबल, और एक कैश इन बैंक बैलेंस लिखते थे, उसको क्या नाम लिखेंगे? कैश इन कैश इक्वल। मतलब कुल मिला के कितने हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। तो लिख लो करंट असेट में 6 सब हेड हो जाएंगे। कौन कौन से सारे बच्चे बताओ? एक तो बन जाएंगे करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन से एडवांस, अदर करंट असेट्स। 3 तो वहीं से हो गए, 3 जो बचपन से याद है। एक तो कैश इन बैंक बैलेंस को क्या लिखोगे? कैश इन कैश इक्विवेलेंट। डेटर को क्या लिख दोगे? ट्रेड रिसीवेबल। और स्टॉक को क्या लिख दोगे? इन्वेंट्री। तो टोटल मिला के 6। इन 6 चीजों का टोटल आपकी करेंट असेट्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? करेंट असेट्स कहलाएगा। बात समझ में आएगी नहीं? इज दैट क्लियर? बोलो। तो ये हमने बैलेंस शीट को अभी किस में बांट दिया? बोलो, हेड को किस में बांट दिया? सब हेड्स में। किस में बांट दिया बेटा? बताओ यहां कितने सब हेड हो गए? 6। 6 वो 8 वो, तो टोटल मिला के 14 सब हेड किस में है? असेट में। और 11 किस में थे? 11 और 14 का टोटल कितना हो गया? 25। 25 नोट टू द अकाउंट अकेले बैलेंस शीट के बनते हैं। चिंता मत करो, तुमको पूरा नहीं बनाना है, तुमको केवल शेयर कैपिटल ही बनाना है, शेयर होल्डर फंड। ना कि तुमको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ इनके टोटल याद करना पड़ेंगे, रेशो में काम आएंगे कि किसमें क्या जुड़ता है।
तो सब हेड के टोटल आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब हेड किसका पार्ट होता है। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? अब अगर बैलेंस शीट में वापस से बनाऊं, किसको बेटा? बैलेंस शीट को वापस से बनाऊं, तो बैलेंस शीट किस तरह से बनेगी? अगर मैं बैलेंस शीट को वापस से बनाऊं यहां पर, तो बैलेंस शीट हमारी अब थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में क्या हो जाएगा बताओ बेटा? शेयर होल्डर फंड के नीचे हमको क्या लिखना पड़ेगा? जल्दी जल्दी बताओ, शेयर होल्डर फंड के नीचे क्या लिखना पड़ेगा? शेयर होल्डर फंड सबसे पहले बैलेंस शीट में हमने लिखा था इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट ए, लिखा था कि नहीं? अब शेयर होल्डर फंड हमारा पहला क्या था? ए। इसके कितने सब हेड है? तीनों सब हेड को लिखना पड़ेगा एबीसी करके। कौन कौन से? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मैंने रिसीव। फिर इसका टोटल हमारा क्या बन जाएगा? शेयर होल्डर फंड। बात समझ में आएगी नहीं? फिर मनी, शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, इसका मैंने कोई सब हेड पढ़ाया क्या? इसका कोई सब हेड? तो एज इट इज रहेगा। फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी मैंने लिखवाई, बताओ नॉन करेंट लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा? चार चीजें जुड़ जाएंगी, बताओ कौन कौन सी? लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म प्रोविजन जुड़ जाएंगे कि नहीं? ये चारों को जोड़ देंगे। अच्छा ये ऊपर नीचे कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है कि नहीं? फिर इसके बाद क्या आएगी? जोर से बोलो। करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी में चार चीजें फिर से आ जाएंगी, बताओ क्या क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल और अदर करेंट लाइबिलिटी आएगी कि नहीं? फिर ये टोटल लग जाएगा, तो ये हमारी किस साइड का टोटल आ गया? लाइबिलिटी साइड का। किस साइड का आ गया? फिर हम लिखेंगे कहां पर? फटाफट बोलो। असेट्स। असेट में क्या क्या आएगा? तो मैंने बताया कि कुछ चीजें हट गई हैं, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिए हैं। सबसे पहले लिखेंगे नॉन करेंट असेट्स, और नॉन करेंट असेट्स के कितने पार्ट मैंने आपको बताए हैं? बताओ तो जरा। नॉन करेंट असेट के कितनी चीजें बताई हैं? बोलो। 8। सबसे पहले क्या लिखोगे? पीपी। फिर क्या लिखोगे? इंटेंजिबल असेट्स। फिर क्या लिखोगे? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। फिर इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट। फिर क्या आएगी? नॉन करेंट। फिर डेफर्ड टैक्स। फिर लॉन्ग टर्म लोन्स एडवांस, और सबसे लास्ट में अदर नॉन करेंट असेट्स। सेम फिर लिखेंगे करेंट असेट, और करेंट असेट में क्या आ जाएंगे? करेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश इन कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म और अदर। तो इन सब का टोटल लगा लेंगे, काम खत्म। तो बैलेंस शीट अब छोटी हो गई कि बड़ी हो गई? तो बैलेंस शीट में किसे दिखाए जाएंगे बेटा? हेड और सब हेड। नोट टू द अकाउंट्स बनेंगे किसके? सब हेड्स के। समझ में आ रहा है? नोट टू द अकाउंट एबीसीडी करके भी बना सकते हो, 1 2 3 करके भी बना सकते हो। रोमन लेटर आते हो तो रोमन लेटर भी लिख सकते हो। जो तुमको नंबर लिखना हो वो नंबर दो। नंबर कोई जरूरी नहीं है कि शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दिया जाए, शेयर कैपिटल को नोट नंबर 15 भी दे सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। वो आपके ऊपर है कि कैसे नंबर आपको देना है। समझ में आया कि नहीं? तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा, नोट बनाएंगे, नोट का टोटल लगाएंगे। नोट का टोटल कहां लिखेंगे? बैलेंस शीट में। कहां लिखेंगे बेटा? बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई कि नहीं? इतना सबको समझ में आया? अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? कुछ डेफिनेशंस। क्लियर है कि नहीं? या पहले मैं आपको, जैसे हमारा शेयर चल रहा है तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले शेयर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसके बारे में? शेयर्स। शेयर कैपिटल के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। किसके? शेयर। आपको पढ़ाना भी मेरे को दो चीजें हैं बेसिकली। आपकी बैलेंस शीट में 3 चीजें ही आएंगी जो आपके काम की हैं। आपके कोर्स में केवल है शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में क्या आएगी? शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड मनी रिसीव शेयर अगेंस्ट वारंट। आपके कोर्स में है नहीं, ये पूछेंगे नहीं कभी। और एक और चीज क्या आ सकती है? शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग। और असेट साइड में एक ही चीज आएगी, एक ही, कैश इन कैश इक्विवेलेंट। कहां गया? ये रहा। क्योंकि कैश और बैंक बैलेंस लिखना है हमको। बैलेंस शीट बन के तैयार है। कल मैंने, यदि याद हो तो, बैलेंस शीट बनाई थी, थोड़ी सी एक क्वेश्चन किया था। तो 3 आइटम आपको प्रेजेंट करना है। बताओ क्या क्या? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और बैंक अकाउंट।
बोलो हाँ है ना, यही रिप्रेजेंट करना है कि नहीं? तो इनको कहां दिखाएंगे, ये पता कर लें तो हमारी बैलेंस शीट बन के तैयार है। मतलब देखा जाए तो 12th क्लास में हमको बैलेंस शीट इतनी बनाना है इन 3 आइटम की, बाकी सब हेड रेशो में काम आएंगे, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। बट हेड सब हेड मैंने लिखवा दिए, सबको समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? पक्का? तो चलो एक काम करते हैं, पहले हम शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ लेते हैं, शेयर होल्डर फंड के बारे में। किसके बारे में? पहले शेयर होल्डर फंड। तो लिखो जरा शेयर होल्डर फंड। सबसे पहले हम शेयर होल्डर फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। सारे बच्चे बताओ, शेयर होल्डर फंड में मैंने 3 चीजें लिखवाई हैं, लेकिन आपको केवल 2 चीजें ही पढ़ना है। बताओ कौन कौन से? एक तो पहले क्या, शेयर कैपिटल क्या है, हेड है कि सब हेड है? बोलो। और दूसरा क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। एनी डाउट? सबसे पहले शेयर कैपिटल में क्या क्या आएगा और शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट्स कैसे बनेगा वो सीख लेते हैं। तो लिखो जरा, नोट टू द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट्स कैसे बनाएंगे भैया? किसका बेटा? शेयर कैपिटल का नोट टू द अकाउंट्स कैसे बनाएंगे? दैट इज अ नोट टू द अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहले लिखते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। क्या लिखते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। अब बनाओ नोट नंबर, ये आएगा। नोट ऐसे ही बनाना है, लिखो जल्दी लिखो। सबसे पहले शेयर कैपिटल के नोट में क्या क्या आएगा? सबसे पहले दिखाएंगे ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। कौन सी कैपिटल रे? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। उसके लिखेंगे नाम, कौन कौन से शेयर ऑथोराइज्ड किए अपने, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, क्या सब लिख देंगे, फेस वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद लिखी जाती है इशूड कैपिटल। फिर क्या लिखते हैं बेटा? इशूड कैपिटल। फिर लिखी जाती है सब्सक्राइब कैपिटल एंड फुल्ली पेड। फिर लिखते हैं सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। और लास्ट में जुड़ जाता है इसमें फॉरफिटेड शेयर का टोटल। और यहां जो टोटल मोटल आ जाता है वो कहां चला जाता है आपको पता होना चाहिए। बताओ वो कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट के टोटल में चला जाएगा। वेरी गुड। अमाउंट की सर 2 कॉलम क्यों बनाए? क्योंकि 2 सालों का दिखाना पड़ता, प्रीवियस ईयर का भी और करेंट ईयर का भी, इसलिए अमाउंट के 2 कॉलम बने। आपको एक ही साल का बनाना पड़ेगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर? अब इनके मीनिंग समझते एक एक करके। बना लो पहले, फिर इनके मीनिंग समझते हैं। एक और चीज लिख लेना, लेस कॉल इन अरियर। कॉल इन अरियर असेट्स होता है, लेकिन वो यहां से माइनस हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड से माइनस कर दो या असेट साइड में लिख दो, बात एक ही होता है। सर कॉल एंड एडवांस नहीं लिखा क्योंकि मैंने तुमको पढ़ाया था कॉल एंड एडवांस करेंट लाइबिलिटी होता है, तो वो करेंट लाइबिलिटी में आएगा। कहां नहीं आएगा? शेयर कैपिटल के नोट टू द अकाउंट्स में नहीं आएगा। नहीं, कॉल एंड अरियर यहीं से माइनस करोगे।
हाँ लिख लिया सबने? सबसे पहले क्या लिखते हैं बेटा? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल, फिर सब्सक्राइब कैपिटल के दो पार्ट हो जाते हैं, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। क्लियर है कि नहीं? ऐड कर देते हैं उसमें फॉर शेयर फॉर फीचर लेस कर देते हैं कॉल एंड अरियर, तो हमारा क्या आ जाता है? टोटल ऑफ शेयर कैपिटल। लेकिन इसमें ऐड नहीं होगा, नोट लगा के लिख लेना बड़ी बड़ी राइटिंग में, कॉल इन एडवांस। गलती से भी इस अकाउंट में मत लिख देना, क्योंकि कॉल एडवांस अदर करेंट लाइबिलिटी में जाने वाला है। कहां जाने वाला है? अदर करेंट लाइबिलिटी, वो कभी यहां नहीं आएगा। ये किसका? नोट टू द अकाउंट है। वेरी गुड, एक नोट टू द अकाउंट बना लिया। मजा आया बनाने में? लोग सोच रहे होंगे सर इससे अच्छा तो पार्टनरशिप की बैलेंस शीट थी, है ना? कितनी अच्छी बैलेंस शीट थी, कैसा भी लिखो कहीं भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। लिख लिया? नेक्स्ट नोट टू द अकाउंट किसका होगा? रिजर्व एंड सरप्लस। लिखो नेक्स्ट नोट टू द अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस। दुनिया के जितने रिजर्व्स होते हैं वो सब यहीं लिखना पड़ेंगे। मतलब कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कोई सा भी रिजर्व्स हो वो सब यहीं आएगा। हाँ, जिसके नाम के साथ में रिजर्व है वो यहीं आएगा। कुछ ऐसी भी चीजें होती जिनके नाम के साथ में रिजर्व नहीं होते लेकिन फिर भी वो रिजर्व्स होते हैं, जैसे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, देखो दिख रहा होगा कहीं, दिखा कहीं? तो इसके साथ में रिजर्व वर्ड नहीं है लेकिन यहीं आएगा। सारे रिजर्व्स। और जो आपने प्रॉफिट कमाया, ओए बातचीत बंद, अभी पढ़ेंगे इनको। प्रॉफिट कमाया पहले उतार लो, उसमें करंट ईयर का प्रॉफिट जोड़ देते हैं, जितना रिजर्व में ट्रांसफर किया माइनस कर देते हैं, जितना इंटरिम डिविडेंड बांटा वो माइनस कर देते हैं। प्रीवियस ईयर में कोई डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो माइनस कर देते हैं। इसके साथ प्रीवियस ईयर लिख लो। बातचीत बंद और ये लिख लो। हाँ ये सब लिख लो, कोई दिक्कत है लिखने में? उतारो और इनका टोटल लगा लेंगे तो ये टोटल बैलेंस शीट में चला जाएगा। आप इन दो चीजों पे ज्यादा ध्यान रखोगे, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, और तीसरा आपका ये P&L का अकाउंट का बैलेंस। बाकी चीजें तो ठीक है। ये किसका नोट टू अकाउंट्स है? रिजर्व एंड सरप्लस का, छोटा नन्ना मुन्ना। कौन मार रहा है बताओ? लड़ाई कर रहे? कल से बेटा डंडा अंडा लेके आना। नाखून नाखून बड़े हो तो एक दूसरे को लौंच लेना, काट लेना। फिर जो ज्यादा कट पिट जाए वो मेरे साथ चलना, अपन रिपोर्ट करेंगे चल के।
लिख लिया बेटा? और भी लिख दूं रिजर्व के नाम? एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। अच्छा, आपने एक ध्यान दिया, मैंने क्या बोला है? जो माइनस हो रहा है वो चीज ध्यान से देखो। प्रपोज्ड प्रेफरेंस डिविडेंड करेंट ईयर का नहीं माइनस होगा, प्रीवियस ईयर का माइनस होगा। ऐसा क्यों? पढ़ेंगे। मैंने लिखा है प्रपोज्ड इक्विटी डिविडेंड, कौन सा माइनस होगा? प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का माइनस नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? मतलब पिछले साल का इस साल के पीएनएल। ऐसा क्यों? उसका लॉजिक वॉजिक पढ़ेंगे अपन सब। इंट्रीम करेंट ईयर का करेंट ईयर में, वो प्रीवियस ईयर का नहीं। इसके सामने मैं करेंट ईयर लिख देता हूं, अच्छा लगेगा। अब ये सब कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आने वाली चीजें हैं। ये पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट में काम आएगा, मतलब थर्ड बुक। ये रिजर्व एंड सरप्लस बहुत काम आने वाला है। कहां पर? थर्ड बुक कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये नोट टू द अकाउंट बहुत काम की चीज है। जिसको ये बनाते नहीं बना तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी नहीं बना पाएगा, फिर रटेगा वहां बैठ के। स्कूल में थर्ड बुक भी खत्म हो गई। बहुत सारे स्कूलों में थर्ड बुक खत्म है, वहीं से चालू करते हैं। तुम्हारा स्कूल बढ़िया है, टाइम से चलता है। कंपनी नहीं पढ़ाया, डायरेक्ट थर्ड बुक पढ़ा दी ना। वही तो बोल रहा हूँ, बिना कंपनी पढ़ाए थर्ड बुक पढ़ा दी। बताओ। हाँ भैया, कुछ पूछना है अभी? तासु, तनु, शौर्या, श्लोक। श्लोक भैया तुम कहाँ हो भैया? दिवाली मनाने गए हो कि आग माग लगाने गए वहां? अभी तक लौट के नहीं आए। शैलिका बहुत दिन में दिख रही है। नैना, मिशिका, कृष्णा हो गया बेटा। अंजू, हाँ तुम सबका हो गया? अरे कितने धीरे धीरे लिख रहे हो रे? इतनी देर में तो 4 बार लिख लेते आप। ये किसका नोट टू द अकाउंट है? गुड। क्या हो गया बेटा? आस्था, आस्था क्या हो गया? पूर्वा इज डन। बाकी लोगों का हो गया? कितना टाइम लगेगा?
डन, कृष्णा ने भी कर लिया देखो। हाँ बाकी का हो गया भैया। अरे यार दो नालायक बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं बातें करते करते। समीर हो गया बेटा कंप्लीट? इधर हो गया कंप्लीट, गुड। हटा ही रहा हूं मैं तो, हटा ही रहा हूं, मेकअप लिख रहा हूं। तो शेयर कैपिटल में हमको कुछ वर्ड समझना है शेयर कैपिटल के। तो सबसे पहले हम शेयर कैपिटल के कुछ वर्ड समझ लेते हैं। मैंने आपसे बोला शेयर कैपिटल, सबसे पहले हेडिंग निकालो जरा शेयर कैपिटल। और शेयर कैपिटल में कुछ चीजें लिखना पड़ेंगी, मैंने आपको बोला। कौन कौन सी कैपिटल के नाम लिखे हैं जरा देखना वहां पर। ऑथोराइज शेयर कैपिटल और इशूड कैपिटल और, तो अपनी हेडिंग डालो एक टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। अब जरा हम टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल की बात करते हैं। 6 तरह की शेयर कैपिटल होती है जो हमको प्रेजेंट करना पड़ती है बैलेंस शीट के अंदर। इन सब का मीनिंग हमको पता होना चाहिए। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ कैपिटल। पहली कैपिटल होती है बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज को रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। मतलब बैलेंस शीट में नॉमिनल कैपिटल लिख लो, रजिस्टर्ड कैपिटल लिख लो, ऑथोराइज्ड कैपिटल लिख लो, बात एक ही है। क्लियर? पहली कैपिटल कौन सी होती है? ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। इनका मीनिंग समझते हैं क्या होती है ये सब। दूसरी कैपिटल होती है बेटा इशूड कैपिटल। एक होती है सब्सक्राइब कैपिटल, एक होती है कॉल्ड अप कैपिटल, एक होती है पेड अप कैपिटल और एक होती है रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखना कैपिटल रिजर्व नहीं, रिजर्व कैपिटल, उल्टा। क्लियर है कि नहीं? इट इज अ डिफरेंट। कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, बट रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। कितने तरह की कैपिटल हो गई? 6। अब पहले इनको समझें तब तो हम वो नोट टू द अकाउंट्स बना पाएंगे। तो देयर आर 6 टाइप ऑफ कैपिटल। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड या नॉमिनल कैपिटल एक ही बात है। इशूड कैपिटल अलग चीज होती है, सब्सक्राइब कैपिटल और अलग चीज होती है, और कॉल्ड अप कैपिटल अलग चीज है, पेड अप कैपिटल अलग है, और रिजर्व कैपिटल अलग चीज होती है। अब तीनों 6 की 6 कैपिटल को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा ऑथोराइज्ड कैपिटल की। कौन सी कैपिटल? ऑथोराइज्ड कैपिटल। व्हाट अबाउट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल? कोई पूछता है भैया ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है? कौन सी कैपिटल बेटा? ऑथोराइज्ड। तो वो कैपिटल जिस कैपिटल को हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखकर, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज में लिख के, कौन सी क्लॉज में? हमारी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं। हमारी कंपनी को क्या कराते हैं? रजिस्टर्ड कराते हैं, इनकॉर्पोरेट कराते हैं। जो कैपिटल कहां लिखी होती है? सारे बच्चे बताओ, जो कैपिटल कहां लिखी होती है? बोलो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी होती है। और इसको हम लिख करके रजिस्टर्ड कराते हैं। कहां पर? फटाफट बोलो। आरओसी के पास हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? ऑथोराइज्ड। कोई भी कंपनी कि ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, इस कैपिटल से ज्यादा कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती। मतलब से मैंने 1 लाख शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया, 1 लाख शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब 10 लाख की कैपिटल रजिस्टर्ड कराई, तो मैं 10 लाख से ज्यादा शेयर, 10 लाख रुपए की कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकता। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। ये केवल रजिस्ट्रेशन कराने के लिए किसके पास जाना पड़ता है? फटाफट बोलो। आरओसी के पास। जितनी ज्यादा कैपिटल होगी फीस उतनी ज्यादा लगेगी कंपनी को रजिस्टर्ड कराने की। स्टाम्प ड्यूटी लगती है रजिस्ट्रेशन कराने की।
मतलब आप जितनी ज्यादा कैपिटल रजिस्टर्ड कराओगे उतना ज्यादा आपको खर्चा करना पड़ेगा। ये खर्चा है, एक्चुअल में कोई पैसा आता नहीं है इससे। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये नहीं कि आपको इतने रुपए मिल गए। रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है मैं कंपनी में इतने रुपए की कैपिटल रखना चाहता हूं बस, और उसके लिए गवर्नमेंट को क्या दे के आ रहे हो, फीस। मतलब उल्टा ये खर्चा होता है आपका इसको रजिस्ट्रेशन कराने से। बात समझ में आएगी नहीं? मतलब आप इतनी कैपिटल पब्लिक से मांग सकते हो, इससे ज्यादा कैपिटल आप पब्लिक से मांग नहीं कर सकते। तो सर कम रखें तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, पब्लिक से उतना ही मांग पाओगे। ज्यादा रखोगे और पब्लिक दे नहीं रही है तो भी गड़बड़ है। तो सर एक बार कर ली तो आगे बढ़ाना है, मान लो पहले मैंने 10 लाख रखी, फिर मेरे को और की जरूरत है, तो क्या मैं कैपिटल को बढ़वा सकता हूं? तो बिल्कुल बेटा, आप कैपिटल को बाद में इंक्रीज करा सकते हो, लेकिन उसके लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अल्टर करना है हंसी खेल नहीं है कि इजीली बस कट हटाया, एक नया पेपर प्रिंट कराया, हो गया। नहीं, नया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शेयर होल्डर की मीटिंग करना पड़ेगी, शेयर होल्डर की परमिशन लेना पड़ेगी। वो भी बेटा 75% वोट फेवर में पड़े कि हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर रहे हैं। तो अगर 75% फेवर में पड़ते मतलब स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है, उसको बोलते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन, तो ही वो अल्टर हो पाता है। मतलब बहुत नाटक होते हैं अगर अल्टरेशन का बात आ जाए तो। क्लियर है कि नहीं? इसलिए कंपनियां झंझट में नहीं पड़ती, पहले से ही बहुत ज्यादा कैपिटल क्या करा लेती हैं, रजिस्टर्ड करा लेती हैं। क्लियर है कि नहीं? तो रजिस्टर्ड कराने का मतलब ये नहीं कि पैसा आ गया, रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब है बस ये आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया कि इतने रुपए की कैपिटल जो है वो मेरी क्या है, रजिस्टर्ड है। और ये कैपिटल केवल डिस्क्लोजर कैपिटल होती है, ये कैपिटल कभी बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होती, बैलेंस शीट में इसका टोटल नहीं आता, बस इसका केवल क्या दिया जाता है, डिस्क्लोजर। तो लिख लो, ऑथोराइज्ड कैपिटल ओनली क्या है, फटाफट बोलो, बिजनेस की वो मैक्सिमम रजिस्टर्ड कैपिटल है जो कहां लिखी है, आर्टिकल मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। और दूसरी बात मैंने क्या बोली है, इसका टोटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, ये केवल डिस्क्लोजर कैपिटल है। ये केवल कौन सी कैपिटल है बेटा, डिस्क्लोजर। इट इज ओनली डिस्क्लोजर कैपिटल, इसका टोटल कभी भी बैलेंस शीट में नहीं आता। नोट टू द अकाउंट में दिखाएंगे जरूर, लेकिन इसका टोटल बैलेंस शीट में नहीं आएगा, क्योंकि खाली ये रजिस्ट्रेशन है, बस दिखाना है लोगों को कि हमने इतनी कैपिटल रजिस्टर्ड करा रखी, हम इतनी कैपिटल फ्यूचर में इशू कर सकते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? कौन सी कैपिटल, जोर से बोलो, फटाफट फटाफट बोलो, कौन सी कैपिटल, ऑथोराइज। व्हाट अबाउट इज ऑथोराइज कैपिटल, किसको बोलोगे ऑथोराइज कैपिटल, जितने का हमने क्या करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन। किसके पास, आरओसी के पास। गवर्नमेंट को क्या दे रखी है इसके लिए, फीस, स्टाम्प ड्यूटी कर रखी है, तो कैपिटल हमारी कौन सी कैपिटल कहलाएगी, ऑथोराइज कैपिटल। अब कंपनी इसमें से 1 लाख शेयर का रजिस्ट्रेशन कराया था, तो कंपनी 1,20,000 शेयर इशू कर सकती क्या, कितने शेयर इशू कर सकती है, 1 लाख, जितने शेयर रजिस्टर्ड करे बस उतने ही इशू कर सकते हैं, उससे ज्यादा इशू। तो कंपनी क्या चाहती है, इसमें से 80,000 शेयर इशू कर दे। कितने शेयर, वो कैश कंसीडरेशन भी हो सकते हैं, अदर देन कैश कंसीडरेशन भी हो सकते हैं, मैंने आपको दोनों पढ़ा रखे, चाहे कैश में इशू करो चाहे अदर देन कैश इशू करो। इशू टोटल मिला के कितने हो सकते हैं, फटाफट बोलो, 1 लाख। और मान लो कंपनी उसमें से कितने शेयर इशू करना चाहती है, फटाफट बोलो, 80,000। तो 80,000 शेयर अगर उसने इशू किए हैं तो ये कैपिटल कहलाएगी इशूड कैपिटल। ये कौन सी कहलाएगी, इशूड। इशूड कैपिटल हमेशा ही किससे कम होना चाहिए, जोर से बोलो, रजिस्टर्ड कैपिटल से कम होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? हाँ, कंपनी 1 लाख शेयर पूरे इशू कर दे तो 1 लाख शेयर ही क्या हो जाएंगे, फटाफट बोलो, इशूड कैपिटल। ये भी डिस्क्लोजर पर है, ये भी क्या है, जोर से बोलो, डिस्क्लोजर। ये भी डिस्क्लोजर है, इसका टोटल भी बैलेंस शीट में नहीं आता। बात समझ में आएगी नहीं? केवल डिस्क्लोजर, क्योंकि आप 80,000 शेयर बेचने जा रहे हो, जरूरी थोड़ी ना पब्लिक खरीदे, हो सकता है पब्लिक उसमें से 75 ही खरीदे या 79 ही खरीदे, तो पैसा तो 79 का ही आएगा ना। तो बैलेंस शीट में केवल उतना ही दिखाओ जितने का पैसा आया, जो पैसा आया ही नहीं वो बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं होता। ये केवल डिस्क्लोजर पर होता है कि आपको डिस्क्लोज करना है कि भैया इतनी कैपिटल मैं इसमें से इशू कर दी है। बात समझ में आएगी नहीं? बताओ, 1 लाख शेयर थे, 80,000 मैंने इशू कर दिए, चाहे कैश कंसीडरेशन हो चाहे अदर देन कैश कंसीडरेशन हो या टोटल मिला के हो, 80,000 मैंने शेयर इशू कर दिए। बताओ अभी कितने शेयर इशू नहीं किए, 20,000। जो शेयर इशू नहीं किए उसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। क्या बोलते हैं उसको? और अनइशूड कैपिटल तो नोट टू द अकाउंट्स में भी नहीं दिखाते हैं,
बस केवल पता होना चाहिए कि ये कैपिटल अभी अनइशूड है, मतलब ये इशू होना बाकी है। कितने शेयर इशू होना बाकी है, जोर से बोलो 20,000। इसको हम बाद में इशू कर सकते हैं, इसको हम चाहें तो बाद में इशू कर सकते हैं, मतलब फ्यूचर में एक और इशू लेके आएंगे, इशू दूसरी बार आएगा तो उसको एफपीओ बोल देंगे। क्या बोल देंगे उसको? एफपीओ। क्या ये बात समझ में आएगी? नहीं। तो जितने शेयर इशू नहीं हुए उसको क्या बोलोगे? जोर से बोलो, अनइशूड कैपिटल। जो शेयर इशू कर दिए उसको क्या बोलोगे? इशूड कैपिटल। बात समझ में आएगी? नहीं। इसके लिए कोई फीस नहीं देना गवर्नमेंट को, फिर इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना, इसके लिए कोई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर नहीं कराना। समझ में आएगी? नहीं। बस इसके तो हम प्रोस्पेक्टस छपा के पब्लिक को क्या कर देंगे? जोर से बोलो, इशू कर देंगे। काम खत्म हो जाएगा बेटा। समझ में आया कि नहीं? तो दैट कैपिटल इज इशूड कैपिटल। तो बताओ दोनों में फर्क समझ में आया कि नहीं? ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल दोनों ही क्या है? जोर से बोलो, डिस्क्लोजर कैपिटल है। दोनों ही डिस्क्लोज होंगी बस नोट टू द अकाउंट्स में, लेकिन इनका टोटल कभी भी बैलेंस शीट पर नहीं। ये दोनों ही फेस वैल्यू पर दिखाई जाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों ही कैपिटल कौन सी वैल्यू पर दिखाओगे? फेस वैल्यू। भले आपने एप्लीकेशन मनी बुलाई हो चाहे अलॉटमेंट बुलाई हो, लेकिन दोनों ही कौन सी वैल्यू पे दिखाओगे? फेस वैल्यू। लिख लो, बोथ कैपिटल डिस्क्लोज्ड इन फेस वैल्यू। दोनों ही कैपिटल फेस वैल्यू पर आएंगी। कौन सी कैपिटल? नोट टू द अकाउंट्स में भी नहीं दिखाओगे, बस वो केवल समझने की रहेगी। वो कैसे समझ में आएगी अनइशूड कैपिटल? ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है? अनइशूड कैपिटल। शुड नॉट डिस्क्लोज्ड इन बैलेंस शीट। उसको तो बैलेंस शीट में भी दिखाने की जरूरत नहीं। आप देखो नोट टू द अकाउंट बनवाया तो उसमें कहीं अनइशूड कैपिटल लिखी है क्या? बोलो। नहीं। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? तो अभी अगर मैं केवल इतना पूछूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज्ड कैपिटल एंड कौन सी कैपिटल? सारे बच्चे बताओ, ऑथोराइज कैपिटल और कौन सी कैपिटल? इशूड कैपिटल। इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है? तो आप बता सकते हो कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑथोराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल। सबसे पहले मीनिंग, अगर हम मीनिंग की बात करें तो सारे बच्चे बताओ ऑथोराइज कैपिटल क्या हो गई? ऑथोराइज कैपिटल क्या है? जल्दी से बताओ। तो ऑथोराइज कैपिटल इज रिफर्ड टू अमाउंट विच इज स्टेटेड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होता है। जबकि इशूड कैपिटल क्या है? इशूड कैपिटल क्या है बेटा? वो नॉमिनल वैल्यू है जो ऑथोराइज कैपिटल में से कंपनी ने क्या कर दी है? इशू कर दी है। किसको? पब्लिक को। किसको बेटा? पब्लिक को। और इसकी चर्चा कहां होगी? इसकी चर्चा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं होती है, और ना ही इसकी चर्चा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होती है। आपको नोट टू द अकाउंट में दिखेगा कि कंपनी ने इतने शेयर इशू कर दिए। समझ में आया कि नहीं? ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को बेस बना के रखी जाती है। जबकि प्रेजेंट में कितने रुपए की जरूरत है वो केवल किसको रिप्रेजेंट करेगी? फटाफट बोलो। तो इशूड कैपिटल केवल प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करती है, जबकि ऑथोराइज्ड कैपिटल फ्यूचर को भी, कि भैया 1 लाख फ्यूचर में जरूरत पड़ सकती है, तो अभी 80 की जरूरत है तो 80 लेके आओ, 20,000 बाद में इशू कर देंगे। समझ में आया कि नहीं? तो यहां ऑथोराइज कैपिटल में प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों होता है, जबकि इशूड कैपिटल में केवल क्या होता है? प्रेजेंट होता है। इसका डिस्क्लोजर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिक्वायर्ड होता है, जबकि इसका डिस्क्लोजर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रिक्वायर्ड नहीं होता है। इस पर स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ती है, जबकि इस पर कोई स्टाम्प ड्यूटी देने की जरूरत नहीं होती। इस पर मैंने आपसे बोला था कि कंपनी को रजिस्ट्रेशन फीस देना पड़ती है, जबकि इस पर कोई रजिस्ट्रेशन फीस देने की जरूरत नहीं होती। इधर मैंने आपको बताया था कि ये अमाउंट फ्यूचर में चेंज नहीं हो सकता, लेकिन चेंज करोगे तो किसको भी चेंज करना पड़ेगा? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। जबकि यहां पर आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अल्टर करने की जरूरत, अभी 80 किया, 10 बाद में और इशू कर दिए तो 90 हो जाएगी, लेकिन आपको इसके लिए कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं होती। ये कभी इससे ज्यादा कैपिटल इशू नहीं हो सकती। और ये बताओ ऑथोराइज कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकता। क्या ये बात सबको समझ में आएगी? नहीं? एनी डाउट? इट इज अ डिफरेंस बिटवीन इशूड कैपिटल और कौन सी कैपिटल? फटाफट बोलो, ऑथोराइज कैपिटल। एग्जाम में अगर लिखने आए तो आपको कम से कम 4 से 5 डिफरेंस लिखना पड़ेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। अगर इन दोनों की मैचिंग की बात करेंगे, ये दोनों चीजें में सिमिलरिटी क्या है,
तो एक सिमिलरिटी मैंने आपको बताई थी, दोनों कौन सी वैल्यू पर दिखाई जाएंगी, और दोनों ही डिस्क्लोजर मात्र हैं, ये बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं होते। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? पक्का? इतना सबको क्लियर हुआ? मतलब जब मैं इसका नोट टू द अकाउंट्स बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा बेटा? नोट टू द अकाउंट शेयर कैपिटल का, तो सबसे पहले यहां लिखूंगा कौन सी कैपिटल, बोलो? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। जैसे मेरे क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, कितनी शेयर कैपिटल ऑथोराइज कराई थी मैंने? यहां लिखूंगा 1 लाख शेयर जो भी होंगे इक्विटी प्रेफरेंस एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। कितना लिख दूंगा यहां पर? 10 लाख। ये रुपए हो गया 10 लाख। टोटल लगा लूंगा इसका, कितना आया टोटल? 10 लाख। लेकिन क्या ये टोटल बैलेंस शीट में जाएगा? तो आंसर इज नो, ये टोटल बैलेंस शीट में। इसके नीचे लिखूंगा मैं कौन सी कैपिटल, बोलो? इशूड शेयर कैपिटल। जल्दी से बताओ, इशूड शेयर कैपिटल में मैंने क्वेश्चन में कितने शेयर इशू क्लिक कर दिए थे, बोलो? तो मैं कितना लिख दूंगा यहां पर? 80,000 शेयर एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। मतलब कितने रुपए? 8 लाख। और फिर इसका भी टोटल लगा लूंगा। और सारे बच्चे बताओ, क्या ये टोटल बैलेंस शीट में जाएगा? नहीं, ये टोटल भी बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। बताओ यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं? बस इसको इस तरह से दिखा दिया जाता है नोट टू द अकाउंट्स में, लेकिन ये टोटल बैलेंस शीट का पार्ट नहीं होते। क्लियर है कि नहीं? ये डिस्क्लोजर कैपिटल है। और कौन सी वैल्यू पे दिखाएंगे हमेशा? फेस वैल्यू। भले पैसा मिला हो या पैसा ना मिला हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद कौन सी कैपिटल आती है बेटा? नेक्स्ट कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। कौन सी बेटा? सब्सक्राइब। व्हाट अबाउट इज सब्सक्राइब कैपिटल? सब्सक्राइब कैपिटल किसको बोलते हैं? जो शेयर पब्लिक ने खरीद लिए। जो शेयर किसने खरीद लिए? पब्लिक ने। या जो शेयर आपने वेंडर को इशू कर दिए। वेंडर को मतलब कोई एसेट खरीदने के लिए इशू किए थे, तो वेंडर को दे दिए। तो जो शेयर पब्लिक या वेंडर ने खरीद लिए, बताओ बेटा वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाएगी? सब्सक्राइब कैपिटल। जैसे मैंने 80,000 शेयर इशू किए थे, पब्लिक ने केवल 79,000 शेयर ही खरीदे। कितने शेयर खरीदे? तो बताओ ये कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाने लगेगी? सब्सक्राइब कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? अब एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, मतलब मेरे पास कितने रुपए आ गए? 7 लाख। तो 7,90,000 कौन सी कैपिटल हो गई? सब्सक्राइब। बताओ सब्सक्राइब कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो सकती? इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो सब्सक्राइब कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो सकती? जोर से बोलो। इशूड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती। अनसब्सक्राइब कैपिटल कितनी हो गई? बच गई। बचाओ अब अनसब्सक्राइब कितनी बच गई? आपने 80,000 शेयर इशू किए थे, 79,000 ही सब्सक्राइब हुए। बताओ अनसब्सक्राइब कितनी रह गई? 1,000। 1,000 से इशू अंडर सब्सक्राइब रह गया। बात समझ में आई कि नहीं? तो अनसब्सक्राइब कैपिटल भी दिखाने की जरूरत नहीं है। दैट कैपिटल इज सब्सक्राइब कैपिटल। अब ऐसा हो सकता है कि इस 10 रुपए को मैं इंस्टॉलमेंट में बुलाऊं। आपने पढ़ रखा है 10 रुपए को किस में बुला सकते हैं? और इसमें से अभी केवल 8 रुपए ही ड्यू हुआ है। मतलब मैंने केवल सेकंड कॉल करी, अभी फाइनल कॉल होना बाकी। तो जितना मैंने पैसा बुला लिया वो कैपिटल कहलाती कॉल्ड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? कॉल्ड अप। से मैंने 79,000 जो शेयर थे, इन शेयर में से अभी 8 रुपए ही कॉल किए हैं। 10 रुपए कॉल मतलब ड्यू किया है। ध्यान रखना ये रिसीव नहीं है, क्या है? जोर से बोलो। ड्यू है। मैंने इसमें से 8 रुपए ड्यू कर दिया कि भाई मेरे को 8 रुपए मिल जाना चाहिए। शेयर होल्डर से अभी 8 रुपए ही मांगे क्योंकि जरूरत 8 रुपए की है। तो ये कैपिटल मेरी कौन सी कैपिटल कहलाने लगेगी? कॉल्ड अप। बताओ अभी कितने रुपए और कॉल कर सकते हैं? 2 रुपए। 2 रुपए कॉल कर सकते हैं, वो कहलाएगी अनकॉल्डेड कैपिटल। क्या कहलाएगी वो? अनकॉल्डेड, क्योंकि अभी 2 रुपए कॉल होना बाकी है। तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाने लगेगी? अनकॉल्डेड कैपिटल। समझ में आया कि नहीं? कॉल्डेड कितनी हो गई? 8 रुपए। अनकॉल्डेड कितनी हो गई? 2 रुपए। और इसमें से अगर कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया है, मतलब मैं कॉल इन अरियर क्या कर दूं? इसमें से माइनस कर दूं, तो वो अमाउंट मिल जाएगा मेरे को जो उनने दे दिया होगा। तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाने लगेगी?
पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। बात समझ में आएगी नहीं? तो जितने रुपए उनने दे दिए, बताओ बेटा वो अमाउंट कौन सा कहलाने लगेगा? पेड अप कैपिटल। और ये पेड अप कैपिटल का टोटल ही बैलेंस शीट में जाता है। मतलब बैलेंस शीट में कौन सा अमाउंट जाएगा, फटाफट बोलो? पेड अप कैपिटल। क्लियर है कि नहीं? बाकी सब फालतू कैपिटल है कि क्या बुलाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बैलेंस शीट में केवल कौन सी कैपिटल का टोटल जाएगा? जोर से बोलो। पेड अप। मतलब सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप, तीनों चीजें होना। पहले सब्सक्राइब करा उसने, फिर हमने कॉल किया और उसने पैसा दे दिया, तो वो बैलेंस शीट में आएगा, नहीं तो बैलेंस शीट के टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? जोर से बोलो। पेड अप कैपिटल। कौन सी कैपिटल? पेड अप कैपिटल। और लास्ट मैंने आपको बताया था, कॉल एंड एडवांस कभी भी कैपिटल का पार्ट नहीं होता। ये कहां आएगा मैं पहले ही बता चुका हूं। कॉल एंड एडवांस हमेशा कहां आएगा? जोर से बोलो। करंट लायबिलिटी में। कहां आएगा? करंट लायबिलिटी। अगर किसी ने एडवांस में दे दिया है तो इसको हम शेयर कैपिटल में नहीं दिखाएंगे, इसको करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे। क्लियर? ये कभी भी कैपिटल का पार्ट नहीं होता। दूसरा, लास्ट वन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैपिटल, जो एग्जाम में थ्योरेटिकल पूछी जाएगी आपसे। दैट कैपिटल इज रिजर्व कैपिटल। मतलब मैं अभी से बता देता हूं कि थ्योरी क्या आएगी इसमें। कैपिटल में यदि कुछ पूछेंगे तो वो रिजर्व कैपिटल ही पूछते हैं कि व्हाट इज द रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है बेटा? जैसे कंपनी का शेयर कितने रुपए था? जोर से बोलो। सुनाई नहीं दिया मेरे को। 10 रुपए। उसमें से मैंने कितने रुपए कॉल्ड अप कर लिए? बताओ कितने रुपए अनकॉल्ड इन है? क्या मैं 2 रुपए और कॉल कर सकता हूं? लेकिन कंपनी अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये लिख दे कि 2 रुपए कंपनी वाइंडिंग अप पर ही बुलाएगी, वाइंडिंग अप से पहले कॉल नहीं करेगी। मतलब जब कंपनी का क्या हो जाएगा? जोर से बोलो। वाइंडिंग अप। और वाइंडिंग अप मतलब कंपनी बंद हो रही होगी और पैसों की जरूरत होगी। तो लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के समय जो कैपिटल कॉल की जा सकती है वो कैपिटल कहलाती है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व मतलब ये पैसा रखा हुआ है, बुलाएगी नहीं कंपनी। क्या बोलेगी? कब बुलाएंगे इसको? वाइंडिंग अप पे अगर रिक्वायरमेंट हुई तो। रिक्वायरमेंट कैसे? बेटा आउटसाइडर का पूरा पेमेंट नहीं हो पा रहा, असेट कम पड़ गई, तो शेयर होल्डर से उस समय पैसा बुलाया जाएगा। आज पैसा नहीं बुलाएंगे। मतलब पूरी लाइफ कंपनी जो कैपिटल बुला नहीं सकती वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है? रिजर्व कैपिटल। और इसका डिस्क्लोजर केवल कहां आता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इट इज नॉट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इट इज अ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख दिया है कि कैपिटल हम बुला सकते हैं, वाइंडिंग अप के लिए रिजर्व रहेगी, तो वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाती है बेटा? रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखना, ये कैपिटल रिजर्व नहीं है। कैपिटल रिजर्व तो बेटा रिजर्व एंड सरप्लस होता है। इट इज अ रिजर्व कैपिटल। ये रिजर्व कैपिटल से टोटली डिफरेंट है। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? तो क्या बोल रहे हैं? एज पर सेक्शन 65, सेक्शन 65 में दिया हुआ है, द कंपनी में डिसाइडेड by passing the resolution the certain portion of subscribed capital uncalled, जो अभी कॉल होना बाकी है, जैसे 2 रुपए अभी कॉल होना बाकी थे, that is uncalled capital, shall not be called up except in the event of winding of a company। वो कैपिटल जो कंपनी कब बुला सकती है? फटाफट बोलो। वाइंडिंग अप पे बुला सकती है, वाइंडिंग अप के पहले नहीं बुला सकती है। बताओ बेटा वो कैपिटल कौन सी कैपिटल कहलाएगी? जोर से बोलो। रिजर्व कैपिटल। इज इट टोटली डिफरेंट बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा? रिजर्व एंड सरप्लस। आपको कोई कैपिटल प्रॉफिट हो गया तो उसको कैपिटल रिजर्व बोलते हैं। ये कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, ये तो आपने सिक्योरिटी रख ली एक तरह की कि मैं फ्यूचर में ये पैसा बुलाऊंगी। वो भी कब? कंपनी के वाइंडिंग अप पर अगर जरूरत पड़ी तो। और इसको कहां डिस्क्लोज कर सकते हैं? सारे बच्चे बताओ जल्दी से, इसको कहां डिस्क्लोज करोगे? ये ना तो नोट टू द अकाउंट्स में आएगा ना कहीं आएगा। कहां आता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कि कंपनी की कोई कैपिटल रिजर्व कैपिटल भी है जो वाइंडिंग अप के समय बुलाई जा सकती है। समझ में आया कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। और इसमें क्वेश्चन कई बार तो ये आता है कि शॉर्ट नोट ऑन रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल पे शॉर्ट नोट लिखो, या डिफरेंस पूछ लेते हैं कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस है। कौन कौन सी 2 चीजों में? कैपिटल रिजर्व और रिजर्व एंड कैपिटल। रिजर्व कैपिटल तो रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, और कैपिटल रिजर्व इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक प्रॉफिट है और एक कैपिटल है। ये कब बुला सकते हैं?
और वो तो बेटा अगर बिजनेस में कोई कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो रिजर्व कैपिटल बनेगा। जैसे याद करो कैपिटल रिजर्व बनेगा, जैसे मैंने याद करो तुमसे बुलाया था बिजनेस सस्ते में खरीद लिया, शेयर कम के दिए, याद करो शेयर दिन कैश कंसिडरेशन पढ़ाया था, तो मैंने बोला था असेट खरीद ली 5 लाख की, शेयर दिए 4 लाख के, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया, बताओ कहां ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में। याद आया कि नहीं? वो आपका कैपिटल प्रॉफिट था। कौन सा प्रॉफिट था? कैपिटल प्रॉफिट। समझ में आया कि नहीं? तो कई बार डिफरेंस लिखने आ जाता है। किस किस में डिफरेंस लिखने आ जाता है बेटा? रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। तो सारे डिफरेंसेस हैं, आप जो चाहे उतने लिख के आ सकते हो। पहले तो इनके मीनिंग लिख के देना कि रिजर्व कैपिटल क्या होती है, कोई पूछता है तो आप बता सकते हो इट इज अ रिफर ऑफ दोज पोर्शन ऑफ अनकॉल्डेड शेयर कैपिटल which shall not capable being a called off except the event at the time of winding up। जबकि ये क्या है तो मैंने बताया ये आपका प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आता है, डायरेक्टली रिजर्व एंड सरप्लस सीधा बैलेंस शीट में पहुंचता है, मतलब कैपिटल नेचर का प्रॉफिट होता है। मैंडेटरी, ये मैंडेटरी नहीं है, जबकि ये मैंडेटरी है। अगर प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिजर्व बनाना ही पड़ेगा आपको। यहां जरूरी नहीं है आपको रखना है अनकॉल्डेड कैपिटल का कुछ पार्ट कि भैया बाइंडिंग अप पे ही बुलाओगे तो आप करो, नहीं तो करने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्क्लोजर बैलेंस शीट में नहीं आता, जबकि इसका डिस्क्लोजर कहां दिखाया जाता है? बोलो बैलेंस। तो इसका डिस्क्लोजर कहां दिखाओगे? बैलेंस शीट में नहीं दिखा रहा है तो कहां दिखाओगे? आर्टिकल ऑफ, जबकि ये बैलेंस शीट में आता है। बात समझ में आई कि नहीं? इसके अलावा ये कब आएगी फटाफट बोलो? एट द टाइम ऑफ। और ये कब क्रिएट हो जाता है? ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ कंपनी। कंपनी की लाइफ में ही आ जाता है। समझ में आया कि नहीं? एनी डाउट? ये अनरियलाइज्ड है, कब तक रियलाइज नहीं होगा? वाइंडिंग अप तक। जबकि ये क्या होता है फटाफट बोलो? रियलाइज्ड होता है एक्सेप्ट रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को छोड़ के। क्लियर है कि नहीं? ये रियलाइज्ड होता है, पैसा मिल गया है, जबकि रिवैल्यूएशन के केस में पैसा मिलता नहीं है, हम असेट की वैल्यू बढ़ा देते हैं, आपने पार्टनरशिप में पढ़ा है। क्लियर है कि नहीं? इसके अलावा इसका यूज नहीं कर सकते हम कैपिटल लॉस के सेट ऑफ में, जबकि आप कैपिटल लॉस कैपिटल प्रॉफिट से क्या कर सकते हो? सेट ऑफ कर सकते हो। कैपिटल लॉस अगर हुए हैं तो सेट ऑफ कर सकते हो, लेकिन रिजर्व कैपिटल का यूज, रिजर्व कैपिटल तो वाइंडिंग अप पे यूज कर सकते हो। इससे आप बोनस नहीं दे सकते, जबकि इसका यूज बोनस शेयर में किया जा सकता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं किसके? फटाफट बोलो। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व में। आपको कम से कम 4 डिफरेंसेस याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप लिख पाओ। क्लियर है कि नहीं? सरल सरल रखना। पहली चीज लिख के आना कि रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल, जबकि कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरी चीज, रिजर्व कैपिटल बैलेंस शीट में डिस्क्लोज, जबकि कैपिटल रिजर्व बैलेंस शीट में आता है। तीसरा लिख के आना कि रिजर्व कैपिटल को वाइंडिंग अप पर ही बुलाया जा सकता है, जबकि कैपिटल रिजर्व को लाइफ ऑफ कंपनी क्रिएट हो जाती है। समझ में आया कि नहीं? फिर डिस्क्लोजर के बारे में तो लिख दिया था, एक और लास्ट वाला याद रख सकते हो, बोनस इशू। रिजर्व कैपिटल से क्या नहीं आ सकता, जबकि कैपिटल रिजर्व से क्या आ सकता है? बोनस इशू आ सकता है। ये याद रख लो, बाकी काम ठीक है। क्लियर है कि नहीं? इतना सबको समझ में आया कि नहीं? तो इट इज अ डिफरेंस बिटवीन रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। क्लियर? तो ये सारी कैपिटल होती है बेटा, इस तरीके से कैपिटल को दिखाया जाता है। अब देखो यहां पर एक क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है, बस ये लास्ट पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से देखना, आपको आंसर देना है। आपको कैलकुलेट करना है ऑथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, अनइशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, अनकॉल्डेड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये सब निकालना है। सारी कैपिटल केस दिया है। पहला केस है कि एक्स लिमिटेड फॉर्म की गई 10 लाख रुपए की कैपिटल से। पहले तो बताओ ये 10 लाख रुपए की कैपिटल क्या हो गई? सुनाई नहीं दिया? पक्का? धन्यवाद। फेस वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ शेयर बोलो, 1 लाख। एक्स ने ऑफर कर दिए सारे शेयर, बताओ सारे शेयर इशू कर दिए, तो ये कौन सी कैपिटल बन गई? तो यही ऑथोराइज्ड भी हो गई और यही इंटायर शेयर कॉल्ड अप फुल्ली ऑन एप्लीकेशन, सारा पैसा एप्लीकेशन पे बुला दिया, तो यही कैपिटल कौन सी कैपिटल हो गई? कॉल्ड अप कैपिटल। क्लियर है कि नहीं?
सब्सक्राइब एंड पेड रुपीज 10 लाख, और शेयर होल्डर ने सब्सक्राइब भी कर ली और पैसा भी दे दिया, तो बताओ यही कैपिटल क्या हो गई? सब्सक्राइब भी हो गई, और तो बताओ सब चीजें कितनी हो गई? 10 लाख 10 लाख 10 लाख। कोई अनइशूड कैपिटल बची क्या? नहीं। क्लियर है कि नहीं? अनकॉल्डेड कैपिटल बची क्या? नहीं। तो पहले वाले केस का आंसर अथोराइज कैपिटल कितनी हो गई? 10 लाख। इशूड कैपिटल भी कितनी हो गई? 10 लाख। अनइशूड कैपिटल 0। उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल भी कितनी हो गई? कॉल्ड अप भी कितनी? पेड अप भी कितनी? बताओ बैलेंस शीट में कितना आएगा? 10 लाख। केवल 10 लाख। बात समझ में आई? कौन सी कैपिटल बैलेंस शीट में आती है, ध्यान रखना? केवल पेड अप। क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? बनेगा करते भाई इस तरह से कैलकुलेशंस आपको एग्जाम में निकालने आएगी, निकालते बनेगी कि नहीं? पक्का? चलो तो आज 2 बज गए, कल मिलते हैं, पढ़ के आना है।